डीएनए में अब अगले विश्लेषण का रुख करते हैं और आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले पर बीते 12 दिनों से सुनवाई चल रही है, लेकिन आज का दिन काफी अहम था क्योंकि आज कोर्ट ने इस मामले पर कई अहम टिप्पणियां भी की हैं और सरकार से कई सवाल भी पूछे। आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा और इसे बहाल करने का क्या रोड मैप है। जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर को टेम्पररी तौर पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और जल्दी ही इसे फिर से पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। वैसे सरकार इसे संसद में पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। इससे पहले कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 35A पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। CJI ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को तो विशेष अधिकार मिले थे, लेकिन इस आर्टिकल की वजह से देश के लोगों के 3 मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 35A की वजह से दूसरे राज्यों के लोगों से कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकार छीन लिए गए थे। अब हम आपको आर्टिकल 370 और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर चल रही बहस से जुड़ी पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक कैसे और क्यों पहुंच गया। दरअसल भारत के संविधान में एक विशेष आर्टिकल मौजूद था और ये विशेष आर्टिकल यानी आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इस आर्टिकल की वजह से देश की संसद में पास कोई भी केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में सीधे लागू नहीं किया जा सकता था, यानी केंद्र का बनाया कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में तभी लागू हो सकता था जब उसे वहां की विधानसभा से भी मंजूरी मिल जाए। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का यह दर्जा खत्म कर दिया। यही नहीं, पूरे प्रदेश को 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इसके लिए सबसे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति के बिना ही आर्टिकल 370 में बदलाव के अधिकार मिल गए। बाद में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रद्द करने का रेजोल्यूशन राज्यसभा से पास करा लिया। इसके बाद 9 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया, जिसमें स्टेट को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई, जिसके बाद 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इन याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। 3 जुलाई 2023 को मौजूदा CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला किया कि वो 2 अगस्त 2023 से इस मामले की लगातार सुनवाई करेंगे और पिछले 12 वर्किंग डेज से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें शुरुआती 9 दिनों तक याचिकाकर्ताओं के 18 वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, जबकि अब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रख रहे हैं। अब आपको उन कुछ सवालों और बिंदुओं के बारे में बताते हैं जिनके इर्द गिर्द ही ये पूरी बहस चल रही है। उसमें पहला सवाल तो यही है कि क्या आर्टिकल 370 को संविधान सभा की गैर मौजूदगी में हटाया जा सकता है और क्या इसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। बेंच ने दूसरा सवाल पूछा कि संविधान में आर्टिकल 370 का प्रावधान अस्थायी था या स्थायी। इसी तरह बेंच का तीसरा सवाल था कि क्या भारत की संसद जम्मू कश्मीर संविधान सभा की भूमिका निभा सकती है, यानी क्या संसद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को रिप्लेस कर सकती है। इसी तरह चौथा महत्वपूर्ण सवाल था कि जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति बाकी राज्यों से अलग कैसे है और बाकी राज्यों में केंद्र ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने से पहले विधानसभा की सहमति लेनी चाहिए थी,
लेकिन विधानसभा भंग थी। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला संवैधानिक नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है और वो दशकों से आतंकवाद से पीड़ित भी रहा है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सामरिक महत्व, आतंकवाद और घुसपैठ की हिस्ट्री को देखते हुए उसे दो हिस्सों में बांटने का फैसला लेना पड़ा। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से जो मुख्य दलील है वो ये है कि आर्टिकल 370 को सिर्फ जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो वर्ष 1957 में ही भंग हो चुकी है, इसलिए अब आर्टिकल 370 को कभी नहीं हटाया जा सकता और अब इन्हीं संवैधानिक पहलुओं पर कोर्ट में चर्चा चल रही है। एक बहुत बड़ा जो मसला है कि कानूनी तौर पर आप कर नहीं सकते, क्योंकि 370 क्लास 3 कहती है कि आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से पहले रिकमेंडेशन लेनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है नहीं है। पार्लियामेंट खुद ही असेंबली बनी, खुद ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, खुद ही प्रेसिडेंट जो है वो, हालांकि गवर्नर जो है वो रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नर तो एजेंट है प्रेसिडेंट का, और जिस वक्त इन्होंने उससे कंसेंट ली है उस वक्त प्रेसिडेंट रूल लगा था 356 में, तो वो खुद को ही अपने आप को दे रहा है। प्रेसिडेंट साहब कंसेंट अपने आप को दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए करना है तो आप आज भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिवाइव करो, या आप लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर आप अमेंड करना चाहते हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो होनी चाहिए ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के समय ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो आर्टिकल 370 को हटाने में सरकार की मंशा पर विचार करने की जगह सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया पर विचार करेगा। यानी कोर्ट ये नहीं देखेगा कि सरकार ने जो फैसला लिया वो ठीक था या नहीं। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए जो तरीका अपनाया वो ठीक था कि नहीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर में ब्रेक्सिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की दलील है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में हालात में काफी सुधार आया है और लोगों को बराबरी के अवसर मिल रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार को आर्टिकल 370 खत्म करने और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिलाने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में केंद्र के कई कानून लागू नहीं हो पाते थे, लेकिन अब केंद्र के कानून लागू हो रहे हैं। साथ ही कानून व्यवस्था भी सुधरी है, जिसकी वजह से वहां निवेश की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि 370 खत्म होने के बाद आतंकियों का नेटवर्क खत्म हुआ और इसका फायदा टूरिज्म में हुआ है और इस वर्ष रिकॉर्ड 1.88 करोड़ सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर में पथराव की 1767 घटनाएं दर्ज की गई थी, जबकि वर्ष 2023 में ऐसी एक भी घटना दर्ज नहीं हुई। इसी वर्ष 2018 में घाटी में कुल 199 युवा आतंकी बने थे, जबकि इस वर्ष ये आंकड़ा घटकर 12 रह गया है। हालांकि अब कोर्ट में इस मामले पर पिछले 12 दिनों से सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई का नतीजा क्या निकलेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस विषय पर आम जनता का क्या सोचना है आपको ये भी जरूर सुनना चाहेंगे। सरकार के यहाँ रूल लागू नहीं हो जाते थे, यहाँ पे अपने ही रूल थे इनके, जम्मू कश्मीर का अलग रूल थे। अब हम खुश हैं कि और आगे पॉजिटिविटी आई है और नए उद्योग लगे हैं यहाँ पे। भारत को एक ही कानून के दायरे में, एक ही प्रधान, एक ही निशान के नीचे रहना चाहिए। हम लोगों का तासुर यही है कि जो 370 के बाद यहाँ पे वादी कश्मीर में जो भी कीमत बाहर की है वही यहाँ पे भी लगती है। उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस एतबार से लोग चाहते हैं कि 370 जो है वो बहाल ही हो जाए। डेवलपमेंट आ चुकी है, बहुत डेवलपमेंट आ चुकी है, इससे पहले इतना नहीं था। नहीं, याचिका दायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले वहाँ के लोगों को जानना चाहिए वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। वो वहाँ के लोग खुश हैं 370 हट गई है तो फिर बाकी लोगों को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से कश्मीर में आज शांति इतनी है, वापस वो पिटीशन चालू हो जाएगा तो वही वापस चालू होने वाला है। सभी लोग, आप लोग वहाँ पर जाते हैं, आप लोग भी आपके
माध्यम से लोगों को सच्चाई पता चलती है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ अगर दिख रही है, इफ़ इट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ करेक्ट, तो उसमें देयर इज़ नो नीड टू रिवर्स इट। जी न्यूज़।